बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल आने वाले दिनों में, आइंदा हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस हफ्ते में एक मैच खेला जा रहा है और उस मैच के अहम तरीन खिलाड़ी हैं। एक हैं कैदी 804 इमरान खान साहब, जो कि मुक़य्यद हैं, और दूसरी तरफ दूसरी टीम में शामिल हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब। ये टीम है जी। और काजी साहब और जनरल साहब जो हैं वो एक पेज पर हैं और एक ही टीम में शामिल हैं। इमरान खान साहब दूसरी टीम में शामिल हैं और उनको काबू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिल वक्त जो पलड़ा भारी है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद काजी साहब और जनरल साहब का पलड़ा भारी है, लेकिन मेरी नज़र में अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएं तो इस वक्त मैच किसकी किसकी एरिया में खेला जा रहा है या किसके डी में खेला जा रहा है, तो किसने अंडर प्रेशर रखा हुआ है। तो अंडर प्रेशर जो टीम है वो काजी फायद ईसा साहब और जनरल साहब की टीम है, और इमरान खान साहब की टीम अंडर प्रेशर नहीं है। वो अंडर प्रेशर होने के बावजूद और सख्त तरीन हालात के बावजूद वो बहुत अच्छा खेल रही है और स्पेस अपने लिए निकाल रही है, और अभी तक उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा गोल नहीं हो सका। एक नया गोल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त काजी साहब ने आइंदा हफ्ते, क्योंकि 3 मुकदमात हैं और काजी साहब इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि काजी साहब ने डिलीवर करना है। और काजी साहब अगर डिलीवर न कर पाए तो इसका मतलब है कि काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला बिल्कुल घटाटोप अंधेरों में चला जाएगा और उन्हें फिर अक्टूबर में हर सूरत में घर जाना पड़ेगा। और क्योंकि एक बहुत ही बड़ी चल रही है, एक वफाकी दारुल हुकूमत में बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं और उसमें डील की बातें चल रही हैं कि शायद जो इस वक्त जाती उमरा और जो दूसरी टीम है इमरान साहब की मुखालिफ टीम, उन टीमों के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो कहते ये सुने गए हैं। कहाँ सुने गए हैं? कुछ कैफेज ऐसे हैं जहाँ पे आना जाना होता रहता है, तो वहाँ पे कैफेज में भी मुलाकातें हो रही हैं और उन कैफेज में एक कॉर्नर पे जाके बहुत ही खामोशी से हो रही हैं। फिर एक ब्लू एरिया में एक बिल्डिंग है, उसका मेरा ख्याल है कोई चौथा फ्लोर है, आखिरी फ्लोर है। वहाँ पे कुछ कमरे हैं, मीटिंग्स रूम हैं, और वहाँ पे कुछ बातें शातें हो जाती हैं। और वो बिल्डिंग, आपको हैरान होंगे कि वो बिल्डिंग बिल्कुल और नौयत की है। वो प्राइवेट बिल्डिंग है और वहाँ पे सबर भी नहीं कर सकता कि उसका चौथा फ्लोर जो है वो किसके पास है ब्लू एरिया में, और कौन वहाँ पे गप्पे शप्पे लगाता है और कैसे कैसे मीटिंग्स होती हैं, और कोई दूर दूर तक। तो वो आई थिंक वो ब्लू एरिया की कॉर्नर मीटिंग है, सॉरी कॉर्नर बिल्डिंग है, कॉर्नर पे बिल्डिंग है। तो खैर उस पर भी बात है। तो वहाँ पे भी कुछ अहम नौयत की मुलाकातें हो जाती हैं, और वो भी एक कवर्ड एरिया, अंडर कवर एरिया कह लें, अंडर कवर फ्लोर कह लें, वहाँ पे कुछ कमरे हैं। तो बहरहाल जो इस वक्त सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ जो चल रही है वो ये है कि काजी साहब को कुछ कहा गया है, और काजी साहब को कहा गया है कि आपने इमरान खान साहब को हर सूरत में दबाना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमोलिश करने की है और उनको सियासत से आउट करने के जो मामला है उसमें आपने हमें फुल सपोर्ट करना है। और उसके दूसरे प्लेयर हैं वो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जी। 2 प्लेयर हैं, वो हैं जो वो भी इसी काम पे चल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छुटकारा हासिल किया जाए। और जो इस वक्त ऑफर्स की गई हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, और वो ऑफर्स यही हैं कि पहले तो डिमांड्स हैं कि आप ये डिमांड करें, ये पूरी कर दें तो हम आगे चलेंगे। और वो डिमांड्स ये हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस को हैंडल किया जाए, नैब तरामीम का केस हैंडल किया जाए, और इमरान खान साहब को किसी भी सूरत में वो नहीं आना चाहिए, मंजरेआम पे नहीं आना चाहिए। और ये 3-4 बातें की गई हैं, और उसके बदले में फिर क्या होगा? उसके बदले में फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें हैं, मखसूस सीटें, अगर वो काजी साहब इस बारे में कामयाब हो जाते हैं और ये फैसला देने में कामयाब हो जाते हैं कि जनाब ठीक है, वो सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को जो दी गई हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला दुरुस्त है, तो ऐसी सूरत में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उनके हक में मामला जाएगा और जनरल साहब के भी हक में जाएगा, क्योंकि फिर 2/3 मेजॉरिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, जो कि इस वक्त जो दी गई है, पूरे नंबर पूरे करके दिए गए हैं ना, ये तो हम सबको पता है
کہ ان کو 2/3 میجورٹی کے نمبر پورے کر کے دیے گئے ہیں تاکہ کوئی بہت بڑی اگر آئین میں ترمیم کرنی پڑے تو وہ ترمیم جو ہے وہ بآسانی ہو سکے، یہ فارم 47 کی جعلی حکومت جو ہے اس کے ذریعے۔ تو لہٰذا سنی اتحاد کونسل کا جو کیس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کا ہے اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اسی لیے اس سے پہلے جو قاضی صاحب نے ایک ججمنٹ اناؤنس کی ہے، آرڈر آف دا ڈے جو ہے وہ کیا ہے نیب میں ترامیم کے بارے میں، اور اس میں جو عمران خان صاحب جو لائیو سٹریمنگ نہیں دی گئی اس کے بارے میں، تو 6 رکنی بینچ تھا آپ کو معلوم ہے، اور اس میں جسٹس درمن اللہ صاحب جو ہے وہ اس کے حق میں تھے کہ جو لائیو سٹریمنگ چل رہی ہے اسی طریقے سے ہونی چاہیے، اور نیب ترامیم کا کیس بھی وہ ہے وہ لائیو ہی نشر ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ اجازت نہیں دی گئی تھی اور وہ درخواست ریجیکٹ کر دی گئی تھی، تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں شک تھا، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں شک تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ سیاسی بات کریں گے اور وہ کیس سے ہٹ کے بات کریں گے، انہیں شک تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نیازی صاحب نے کہا تھا کہ میں خود نمائندگی کروں گا، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھ کے سنا رہا ہوں جو قاضی صاحب نے لکھا ہے اور جو جاری کیا گیا ہے، جس میں درخواست ریجیکٹ کر دی گئی کہ آپ کو لائیو نہیں دکھانا، تو انہوں نے کہا جی وہ خود نمائندگی کریں گے، اس لیے انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت نے اجازت دے دی، اور 30 مئی 2024 کو عمران خان صاحب نے جو یہاں پہ اچھا جی مسٹر نیازی لکھا ہے، عمران خان نہیں لکھا قاضی صاحب نے، اور مسٹر نیازی لکھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ عمران احمد خان نیازی ہے، اور اس میں جب کورٹ آرڈر آتا ہے تو اس میں جو شارٹ نیم نہیں لکھا جاتا، پورا نام لکھا جاتا ہے، کبھی بھی مسٹر قاضی نہیں لکھا جائے گا، بلکہ مسٹر نہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ لکھا جائے گا، تو اسی لیے انہوں نے لکھا مسٹر نیازی۔ مسٹر نیازی تک رسائی کی درخواست کی تو سینئر ایڈوکیٹ خواجہ حارث صاحب کو ہم نے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اجازت دے دی، اور سپریم کورٹ نے مندرجہ ذیل وکلا کو کہا کہ جی آپ جا کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اس میں خواجہ حارث صاحب ہیں، یاسر امان خان ہیں، جناب رؤوف احمد ہیں، جناب شیر افغان ہیں، جناب احمد زبیر خالد ہیں، اور مندرجہ ذیل وکلا ہیں جی، تو اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے نام لکھا، پورے نام لکھے ہیں، وکیلوں کے پورے نام لکھے ہیں، محترمہ فائزہ اسد ہیں، جناب سمیر کھوسا ہیں، جناب بہادر علی بخاری ہیں، محترمہ زینب چودھری ہیں، محترمہ ملائکہ علی بخاری ہیں، جناب ہاشم بٹ ہیں، اور جناب شعیب الیاس ہیں۔ یہ انہوں نے پورے نام لکھے ہیں 13 کے 13، لیکن عمران خان کا نام نہیں لکھا، مسٹر نیازی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ پھر آگے جا کے انہوں نے کہا جی کہ یہ وکلا جا کے عمران خان صاحب مسٹر نیازی سے مل سکتے ہیں، اس لیے چونکہ نیازی صاحب نمائندگی کر چکے ہیں، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا مسٹر نیازی، تو بڑی دلچسپ ہے۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کو جناب نیازی نے پھر آگے پھر نیازی کا لکھا جی، عمران احمد خان نیازی نے لکھا، تو جناب نیازی نے ایک پارٹی کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی وہ تیار کیا، اور نہ ہی اس پارٹی کے طور پر صف بندی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے بھی ایک سماعت میں حصہ نہیں لیا، تو انہوں نے کہا جی کہ اچانک خیبر پختونخوا حکومت کیوں شامل ہو گئی، اس میں اب قاضی صاحب جو ہیں وہ شک کر رہے ہیں کہ نیب ترامیم کے قانون میں خیبر پختونخوا حکومت بھی آ گئی، اور پھر عوام نے پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ یہ عوام کے دلچسپی نہیں ہے، عوام نے اس معاملے میں بہت کم یا کوئی دلچسپی نہیں دکھائی کہ قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں کی گئی ترامیم آئینی سطح پر پائیدار ہیں، اس کے باوجود یہ عدالت اپنی مرضی سے ان اپیلوں کی سماعت کو لائیو سٹریمنگ کر رہی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ لائیو سٹریمنگ کر رہے تھے تو پھر عمران خان کے آنے کے بعد آپ نے یہ بند کیوں کیا؟ کیونکہ 2 ہیئرنگز انہوں نے اٹینڈ کی، آپ نے دونوں ہیئرنگ پہ لائیو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا جب کسی سیاسی جماعت کا سربراہ آتا ہے تو اس عدالت کا وکیل نہیں ہے، تو پھر اس بات کا حقیقی امکان ہے کہ ان سماعتوں کو سیاسی مقاصد اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جائے، اور ایسے معاملات کے حوالے سے جو ایسا نہیں کرتے تو ان اپیلوں پر بھی انہوں نے کہا تشویش ہے۔ جب ہم نے درخواست کو مسترد کر دیا تھا تو یہ ایک اہم بات تھی، اور ہمارا خدشہ بعد میں درست ثابت ہوا جب مسٹر نیازی نے 30 مئی 2024 کو اس عدالت کے سامنے جو ایڈریس کیا تو انہوں نے دیگر مقدمات کا بھی ذکر کیا۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ دیگر مقدمات کا ذکر کر دیا، 8 فروری 2023 کو ہونے والے عام انتخابات، انکوائری کمیشن اور ان کی قید،
इन तमाम मामलात का इन अपीलों के मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है और उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अब ये सच नहीं सुनना चाहते, काजी साहब बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं उसकी इजाजत नहीं दी सकती, क्योंकि ये इंसाफ के मुनासिब इंतजाम को नाकाम बना देगी। ज़ेर गौर मामलात पर तबसरा करना अवामी तासुर को मुतासर कर सकता है और आगे जाके वो लिखते हैं कि इन लोगों के हकूक को भी मुतासर हो, इन लोगों के हकूक भी मुतासर हो सकते हैं जो हमारे सामने नहीं हैं। अब ये तो एक उन्होंने अपील की, उन्होंने कह सकते थे आम भी अदालत में, आम शहरी भी कह सकते हैं, आम वकला भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये बातें हाईलाइट हो गई और इसीलिए इन बातों के हाईलाइट होने के बाद केस फिक्स करने पड़े और कहते हैं जी कि सामने नहीं बशमूल उनके मुनसिफाना ट्रायल और मुनासिब कार्रवाई का बुनियादी हक भी मुतासर हो सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा जी कि ये दरखास्त जो है कोई मेरिट नहीं रखती। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने लाइव स्ट्रीमिंग में अचानक दिलचस्पी ख्वाहिश क्यों की, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने क्यों जाहिर की, इसलिए हम ये दरखास्त जो है ना वो खारिज करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये हमारा इस्तेहकाक है, ये हमारी डोमेन है कि हमने क्या लाइव दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। अब यहाँ पे सवाल ये है जी कि कुछ अर्से पहले तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने सल्तनत बरतानिया को खत लिखा था और ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने अपनी सफाइयां दी थी और अपने क्रेडिट ले रहे थे कि हमने ये काम किए हैं और सबसे बड़ा काम यह था कि हम लाइव सब कुछ लाइव दिखाते हैं। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि अब जो केस आ रहा है उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इसमें अपोज कर रही है कि चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब लार्जर बेंच में ना बैठें, लार्जर बेंच में ना बैठें। ये कह रही है कौन? ये कह रहे हैं जनाबे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अब ये कह रही है बात कि आप ना बैठें। और उसके बाद इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि काजी फाइज़ साहब आप इस बेंच में ना बैठें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाली बेंच में। उसकी वजह यह है कि काजी साहब, मैंने आपको बताया ना, ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और मीटिंग्स हो रही हैं और ऐसी ऐसी जगह पे मीटिंग्स हो रही हैं कि वो बिल्डिंग किसी और की है और अंडर कवर एक फ्लोर है और वहां पे बैठते हैं। अब सेफ हाउस नहीं जाते, मारगला रोड पे नहीं जाते, ये ब्लू एरिया में है। तो बहरहाल कैफेज हैं कुछ ऐसे जो कि बहुत ही मध्यम धीमी धीमी लाइट होती है, वहां पे चले जाते हैं। और बेगमात भी कुछ बेगमात को भी देखा गया है, तो बेगमात के जरिए भी पैगाम रसानी हो जाती है ताकि जो ये सोशल मीडिया, शैतानी मीडिया और डिजिटल जो दहशतगर्द मीडिया है इसकी नज़र से चीज़ें बची रहें। तो बहरहाल देखते हैं कि ये बेल मुड़े चढ़ती है कि नहीं। और अलबत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें छिन जाती हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें जो दी गई हैं हुक्मरान इत्तेहाद यानी कि जाली सरकार को, अगर वो वापस हो जाती हैं तो काजी साहब का खेल जो है वो खराब हो जाएगा और जाती उमरा का खेल भी खराब हो जाएगा और उसके बाद फिर जनरल साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो ये है सूरत हाल, ये है अहवाल जो मैंने कहा कि आपके लिए अर्ज करूं। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दूंगा, इसलिए ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि ये कुछ चल रहा है। एहतियात कीजिएगा, नज़रें खुली रखें और बहुत सारे प्रेशर बढ़ाए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया जाएगा। और लेकिन हकीकत यह है कि बातें जो हैं वो अब छुप नहीं सकती और छापने से रोका जा सकता है लेकिन छुप नहीं सकती। तो बहरहाल क्योंकि अब छापे खानों की जरूरत नहीं है, अब हर चीज़ हर जगह हर वक्त दस्तयाब है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।